वालेकुम जी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 39। तो लेक्चर नंबर 39 पीरियोडिक फंक्शन है। ये क्यूज़ के लिहाज से एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेंबर मेरी इस वीडियो पर नए आए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी दीजिएगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। पीरियोडिक का मतलब पीरियड से निकला है और पीरियड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का टाइम रिपीटेड, ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम रिपीटेड, कि जिसमें टाइम रिपीटेड का मतलब होगा कि ऐसा इंटरवल जिसमें हर वक्फे के बाद वो अपने आप वैल्यू को दोहरा रहा हो। लेट्स सी, यहाँ पे उसने लिखा है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी अ पीरियोडिक फंक्शन कब व्हेन द वैल्यू रिपीट इट द रेगुलर इंटरवल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वही बात होगी ना आपके पास। देखें ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, आपको यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ साइन की वेव नज़र आ रही हैं। साइन की वेव किस तरह से नज़र आ रही है आपको पास, देखिए ये वेव कुछ इस तरह से है कि ये वेव्स अपने आप को एक इंटरवल में मूव करवा रही हैं, ठीक है। यानी ये -5 से 5 के दरमियान में क्या कर रही हैं, हर वक्फे हर 90 के एंगल के बाद अपने आप को उस एंगल पर दोबारा लेके आ रही हैं। यानी कि एक इसका इंटरवल है जिसमें वो अपने आप की वैल्यू को रिपीट करती जा रही हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सी मिसाल हम आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं। तो उसको जो है यहाँ पे उसके इसकी सिंपल एक फॉर्म लिखी है कि अगर कोई भी फंक्शन x प्लस पी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि वो होता उसी की इक्वल है। याद हो आपको, मैंने आपको एक ट्रायगोनोमेट्रिक का फंक्शन यहाँ पे करवाया था जिसमें मैंने कहा था कि हमारे पास टोटल 360 एंगल होते हैं। 0 यहाँ पे, 90 यहाँ पर और 180 यहाँ पर होते हैं और 270 यहाँ पर होते हैं और दोबारा चक्कर कंप्लीट होने के बाद 360 हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा हो कि हम एक सर्कल को मुकम्मल करने के बाद हम अगर दोबारा यहाँ पे आ जाएं, लेट्स सी यहाँ पर 35 एंगल है, ठीक है। तो 35 के एंगल पे भी वही डिग्री आंसर होता है। और अगर हम बात करें कि 35 के बाद अगर मैं सर्कल कंप्लीट करके आ जाऊँ यहाँ पे तो तब भी 35 पे अगर आ जाता हूँ तो आंसर मेरे पास वही होगा। यानी कि ऐसी वो वैल्यू जिसमें हम क्या करें, अपने आप को दोहराने के बाद सर्कल कंप्लीट करने के बाद दोबारा वहाँ पे आके बताएं तो आंसर में चेंज ना आए, तो ऐसी वैल्यू हमारे पास प्रोडक्ट फंक्शन में चली जाती हैं। ग्राफ उसने साइन का यहाँ पे शो किया था, मैंने ग्राफ के बारे में बता दिया है। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि किस तरह से हम कैलकुलेशन से किसी भी चीज़ के बारे में उसका पीरियोडिक फंक्शन बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊँ किस तरह से बताते हैं। देखें आपके पास सिंपल सा लॉजिक आपको बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाता। देखें आपके पास जो भी फंक्शन गिवन है, आपने क्या करना है, आपने एक फार्मूला जहन में रखना है और वो फार्मूला आपके पास है ये वाला, ठीक है। इसमें जो एक्स आपको नज़र आ रहा है ये उसका होता है एम्पलीट्यूड, जिसे हम एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो आपके पास साइन के साथ एन नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये वाला एन जो है यहीं से आपने पीरियोडिक फंक्शन को बता देना होता है। कैसे बताएंगे, लेट्स सी आपके पास फंक्शन आ रहा था y इज इक्वल टू 35x, ठीक है। आपको ये फंक्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, कैसे फाइंड करना है इसको, देखिए आपने मैं आपको यहाँ पे साफ करके दोबारा लिख देता हूँ कि y इज इक्वल टू आपके पास जो है क्या आ रहा है जी, कि 3sin5x, ठीक है। तो अब इसमें कैसे फाइंड करेंगे, आपने क्या करना है, आपके पास जो भी यहाँ पर x के साथ होगा आपने उसे इक्वल टू रख लेना है। किस चीज़ के साथ, आप उसे ऐसा कर लीजिएगा कि 5x, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपने सिंपल ऐसे समझ लें कि आपने 5x जो भी एंगल था आपने उसे 360 के इक्वल करना है और 360 के इक्वल करने के बाद यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 ने 360 पे डिवाइड हो जाना है। दैन आपके पास जो आंसर आएगा वो 72 आ जाता है, राइट। इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास जो फंक्शन आ रहा है वो cos 3x है, दैन आपने 3x को बराबर रख देना है 360 के। दैन आपको पता है जब आप x का आंसर निकालेंगे तो 360 में जब डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 2 6 और 0 का 0, यानी कि 120 आपको मिल जाएगा। इसी तरह से बाकी वैल्यू भी आपको मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास फंक्शन कुछ इस तरह से दिया गया हो कि आपके पास x/2 आ रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब x इक्वल टू 2 आ रहा है तो 2 ने मल्टीपल हो जाना है, तो आपके पास 720 आपके पास है वैल्यू भी मिल जाती है। तो ये तो है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दी गई हो तो आप उससे किस तरह से अपना पीरियोडिक फंक्शन जो है वो ढूंढ सकते हैं कि इसका पीरियोडिक फंक्शन क्या है।
लेट्स सी अनदर एग्जांपल में आपको डायग्राम के बारे में बताता हूँ ये क्या चीज़ें हैं। देखें एग्जांपल में उसी तरह से बताया जा रहा है कि आपके पास ये आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर 6 तक वो 4 वैल्यू दे रहा है, और 6 से लेकर 8 तक आपने y की वैल्यू 0 दे रहा है। फिर x की वैल्यू 8 से लेकर 14 तक वो वैल्यू y की 4 दे रहा है, और अगेन 4 से लेके 16 तक y की वैल्यू 0 दे रहा है। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 से 6 तक उसने y को 4 रखा, फिर 2.2 पॉइंट के लिए उसने उसको क्या कर दिया, इसका पीरियड क्या है 8 का पीरियड है। कैसे पता चला कि हर 8 के बाद वो अपने आप को दोहरा रहा है। कैसे मैं आपको ज़रा साफ करके बता देता हूँ। देखें टोटल 0 से लेकर अगर हम 8 तक की बात करें तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें पहले 6 में 4 की y की वैल्यू 4 देता है, और दोबारा 2 में y की वैल्यू 0 देता है। नेक्स्ट 8 से लेकर 16 तक हम देखें तो पहले 6 की वैल्यू को दोबारा फिर 4 देता है, नेक्स्ट 2 की वैल्यू को फिर वो 0 देता है। तो इस तरह की वैल्यू अपने आप को दोहराता जाएगा। इसी तरह हम कहते हैं इसका पीरियड जितना है वो 8 है, इसका 6 है। वजह क्या बनी है कि वो 6 तक क्या करता है, अपने आप की वैल्यू को दोहराता है। ठीक है, अगेन 6 के लिए अपने आप की वैल्यू को दोहरा रहा है। तो ये तो है हमारे पास एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैराडे फंक्शन कि जिस तरह से हम यहाँ पे देखें उसने यहाँ पे वाज़े बता दिया है कि x 0 से 4 तक के लिए 3 रहता है। यहाँ से आप देख सकते हैं दोबारा से 0 से 4 तक के लिए x जब होता है तो y की वैल्यू 3 है, और जब हम जाते हैं नेक्स्ट के लिए तो वहाँ पे y जो है वो 0 हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो है दोबारा 6 से लेके 10 तक का वक्फा 4 है, उसमें दोबारा फिर y 3 है, और 4 से 6 तक का 2 वक्फा था। 10 से लेके आपके पास जो 12 है उसका वक्फा भी 2 है, वहाँ पे फिर y जो है वो 0 है। अब मैं y 0 बार बार कह रहा हूँ, इसका मतलब देखिए जब आपके पास y इस लाइन पे आ जाता है ना तो y 0 हो जाता है, और जब y इस लाइन पे होता है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है। तो डेफिनेटली इसके उसने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। आई होप कि आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आइए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ों को बताता हूँ। तो हम यहाँ पे बात करते हैं साइन के फंक्शंस की, यूज़फुल इंटीग्रल के फॉर्म की। तो आपने यहाँ पर देखना है कि आपके पास अगर ऐसा हो द फॉलोइंग इंटीग्रल अपीयर फ्रीक्वेंटली इन आवर वर्क फोरियर सीरीज़। आज हम फोरियर सीरीज़ की इब्तिदा करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसके पढ़ेंगे। तो फोरियर सीरीज़ में क्या होगा, हम यहाँ पर इट विल हेल्प इफ़ वी ऑब्टेन द रिजल्ट इन द रेडियंस एंड ईच m and n आर द इंटीग्रल देन अदर देन ज़ीरो। अब ये क्या मतलब है इसका, देखें अगर आपके पास साइन फंक्शन हो, इंटीग्रेशन हो -π से π तक, देन हमें पता है साइन की इंटीग्रेशन कॉस होती है, और फंक्शन का डेरिवेटिव जो है बटे में लिख दिया। अब यहाँ पे देखें अगर मैं कॉस 1/n है ना, तो कॉस की पाई पे वैल्यू होती है -1, तो एक -1 है, पॉजिटिव 1 होने से ये 0 हो जाएगा। ये तो इसका रिजल्ट है कैलकुलेशन से। आइए मैं इसको कंसेप्ट भी आपको देता जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम एक और दो क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉस पे भी इसी तरह है, साइन फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा, और साइन पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई वैसे ही 0 होता है, जिसकी वजह से ये सारा 0 हो जाएगा। अब मैं स्क्वायर के लिए बोलता हूँ। जब मैंने स्क्वायर के लिए बोला, मैंने आप लोगों को इसका फंक्शन का जो फार्मूला है इससे पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था किस तरह से बनता है। आपने वो लेक्चर लास्ट में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको दोबारा से इसमें अलग अलग इंटीग्रेशन की, x की 1 की x आ जाती है, cos 2 की ये बन जाती है। जब हम लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है पाई। अब इसमें आंसर सिफर तो नहीं हो रहा ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये फंक्शन किस तरह से आ रहे हैं। देखें हमारे पास जब हम पावर को लेके आ रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है पाई। जब हम विदाउट पावर लेके आ रहे हैं एन को, तो वो हमारे पास आंसर आ रहा है 0, वो चाहे साइन हो चाहे कॉस हो। देखें कॉस पे भी स्क्वायर वाला आया तो आंसर पाई आ रहा है। अब इसके अलावा एक और मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ। अगर आपके पास कॉस और साइन आ रहे हैं और इस तरह से आ रहे हैं कि साइन और कॉस अलग अलग हैं, एक एन एक्स है और एक एम एक्स है, तो इसके ऊपर ना एक फार्मूला एप्लीकेबल होता है। ठीक है, फार्मूला इस तरह से होता है, हमारे पास असल फार्मूला होता है हमारे पास 2 साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ, यानी साइन ऑफ अल्फ़ा कह दें, कॉज ऑफ बीटा कह दें। ठीक है, तो ये इक्वल टू होता है हमारे पास साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और प्लस होता है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। ये मैंने आपको फार्मूला लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब अगर 2 यहाँ पे नहीं है तो 2 यहाँ पे भी हो सकता है 1/2 की फॉर्म में। बिल्कुल ऐसा यहाँ पे हुआ है, उसने यहाँ पे फंक्शन जो था फंक्शन को अकॉर्डिंगली इस फार्मूले में लिखा।
अब चूंकि हमें पता है इसकी पावर नहीं, तो आंसर 0 हो चुका है। चाहे वो कॉज हो चाहे वो साइन हो, आंसर उसका 0 ही शो होना है। बिकॉज यहाँ पे हमें पता है एम और एन जो भी होंगे, हमें पता है जब हम लिमिट पुट करेंगे एक पॉजिटिव देगा और एक वैल्यू नेगेटिव देगा। यहाँ पे उस वजह से 0 हो रहा है, और यहाँ पे तो साइन पाई वैसे 0 होता है जिसकी वजह से वो सारा 0 हो जाएगा। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अगर हम कहें, ये तो था ना कि जब एन और एम बराबर नहीं है, अगर एम और एन बराबर हो जाते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या है, जब एम और एन बराबर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो एन है वही एम है, सेम सेम होने से फिर स्केयर, जब स्केयर है तो आंसर 0 नहीं हो रहा। इस केस में भी ऐसा ही होगा, आंसर 0 नहीं है। तो लेकिन इसके अलावा हम जानते हैं अगर आपके पास साइन के केस में ऐसा हो रहा है जिसमें हम ये कहें फॉर द बोथ रिजल्ट कि साइन एन साइन एम स्केयर बन जाता है, लेकिन अगर इक्वल नहीं है, तो अगर इक्वल नहीं है तो आंसर 0 ही शो होना है। ये उसने वो वाला केस दिया हुआ, और अगर आंसर इक्वल में आ जाता है देन आपके पास आंसर पाए ही शो होना है, क्योंकि पावर बन जाती है। मैंने आपको सिंपल वे में समझाया, ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी आपने अच्छे से पिक करनी है। इसमें से आपको एमसीक्यूज आना है। सिंपल है तो 0 आ रहा है, सिंपल है तो 0 आ रहा है, पावर है तो पाई आना है, पावर है तो पाई आना है। अगर तो डिफरेंट है तो आंसर 0 आना है, अगर यहाँ पे डिफरेंट है तो आंसर 0 आना है, अगर यहाँ पे डिफरेंट है तो आंसर 0 आना है, लेकिन अगर सेम है तो आंसर पाई आना है, अगर सेम है तो आंसर पाई आना है। ये मैंने आप लोगों को शॉर्टकट मेथड बता दिया है जिसमें आप इजीली इसको पिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट उसने फोरियर सीरीज़ के बारे में बताया हुआ है, तो फोरियर सीरीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द बेस्ट कंसेप्ट द फोरियर सीरीज़ का है कि ये हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की एक बहुत ही अहम चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। इसमें कुछ फंक्शन को इस तरह से डिनोट किया जाता है कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है, ये ए नॉट सी वन सी साइन अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा, और सी टू टू एक्स अल्फ़ा टू, सी थ्री साइन थ्री एक्स अल्फ़ा थ्री, इस तरह से एक सीक्वेंस चलेगी। मैं आपको जब क्वेश्चन करूँगा इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आपको इसको डिटेल से बता दूंगा ये क्या होती हैं, ये किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, इसका फार्मूला ज़हन में रखना है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको ये करवाऊँ तो आपको इनका जो फार्मूला है वो बहुत ही आसान लगे। चाहे वो साइन और कॉज, इसमें दोनों ही फार्मूले इस्तेमाल होंगे। तो आपने इसका फार्मूला जहन में रखना है, सेव रखना है। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको इसके जो फर्दर क्वेश्चन है वो भी करवा दूंगा, और उसके लिए जब ये तो इसके लिए हमारे पास जो है इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के बाद। ऑल द बेस्ट।